हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 9th के एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेल। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल तक काफ़ी डिटेल में बात किए हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखने वाले हम लोग बस यहाँ में डिस्कवरी ऑफ सेल तक बात करने वाले हैं, लिविंग एज वेल एज डेड सेल के डिस्कवरी तक की बात रखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। स्टार्ट हम लोग करते हैं सेल के डेफिनेशन से, क्योंकि पहले हम जान ले से सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सेल है क्या इसको बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल को हम लोग काफी समय से पढ़े हुए हैं। सेल क्या होता है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का। इसका मतलब ये है, अगर हम दोनों पहलुओं की बात हम लोग करने वाले हैं, दोनों एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं, सेल को स्ट्रक्चरल क्यों कहा जाता है, सेल को फंक्शनल क्यों कहा जाता है। अगर हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इस बात को हम गौर करते हैं, सेल को हम लोग एक एक करके समझेंगे। यहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पूरा शरीर जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है, वो सेल के एग्रीगेशन से बना हुआ है। मतलब सेल इकट्ठा होते हैं और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को बनाते हैं, हमारे ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। अगर हम शुरू से बात करें सेल कैसे काम करते हैं, जिसे हम लोग एक और टॉपिक में भी बात करने वाले हैं, पर फिलहाल के लिए हमारे सेल्स जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और बनाते हैं टिश्यू। हमारे बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा होकर बनाते हैं ऑर्गन। ये बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठा होते हैं और बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। हम लोग थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हम लोग को बना देते हैं एक ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी या हम कह ले एक ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारी बॉडी जो है, हम लोग अपना एग्जांपल लेके चले। यहाँ पे हमारी बॉडी जो है ये सेल के एग्रीगेशन से ही तो बनी है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एक घर की बात करते हैं, तो घर जो है वो कमरों से मिलकर बना हुआ है। एक कमरा जो है वो दीवालों से मिलकर बना हुआ है, और दीवालों को अगर हम चेक करें तो दीवालों में सबसे छोटे यूनिट जो है वो ईंट है। अब कई लोग या कई बच्चे क्लासेस में सवाल ये करते थे, सर जो घर है वो तो बालू से भी मिलकर बना हुआ है, सबसे छोटा तो बालू ही है, सैंड। पर हम सैंड के सहारे घर नहीं बना सकते, सिर्फ सैंड के सहारे। हमें कम से कम जो चीज चाहिए, जो घर जिस पे बनाया जा सके, वो ईंट है, ब्रिक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ब्रिक को एक बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं पूरे घर का। वैसे ही हमारे सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर एक ह्यूमन बॉडी को। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं हम लोग अपने कुछ सेल्स को देखते हैं। जैसे हम लोग को पता है हमारे ब्लड के बारे में, हमारा ब्लड एक टिश्यू है, हमारा ब्लड एक टिश्यू है। अगर हम गौर करें ब्लड किस किस चीज से बना होता है, तो हमें पता चलेगा ब्लड जो है वो आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से, प्लाज्मा से, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हम ये देख रहे हैं, और ये सब जो हम बनाए हैं ये क्या है, तो ये है सेल्स। दीज आर सेल्स। ये नीचे जो भी है ये सब सेल्स है। ब्लड क्या है, तो ब्लड क्या है, टिश्यू है। और अगर हम देखें ये हमारे कौन से दूसरे ऑर्गन्स को बनाते हैं, तो हम देखते हैं टिश्यू। जैसे अब हम एक बात करें तो हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल हमारे स्टमक का। हमारा स्टमक जो है वो क्या है, तो हमारा स्टमक एक ऑर्गन है। हमारा स्टमक एक ऑर्गन है। अब अगर यहाँ बात करें स्टमक के बारे में, तो स्टमक के जो वाल्स होते हैं वो मस्कुलर होते हैं। मतलब क्या, स्टमक जो है सिर्फ ब्लड से नहीं बना। स्टमक जो है सिर्फ ब्लड से नहीं बना, स्टमक जो है वो मसल से भी बना है।
स्टमक जो है वो मसल से भी बना है। तो हम ये देख रहे हैं हमारा स्टमक जो है वो मसल से भी बना है। साथ ही साथ हमारे स्टमक में और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे स्टमक में बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि फिलहाल बात की बात हम लोग करेंगे जब हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, तब की बात करेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक में ब्लड पाया जाएगा, हमारे स्टमक में हमारे मसल्स पाए जाएंगे, हमारे स्टमक में नर्व्स पाए जाएंगे। ये अगेन हम इसे सेल में भी रख सकते हैं, हम इसे टिश्यू में भी रख सकते हैं। हम ये देख रहे हैं इतने सारे सेल्स मिलके हमारे एक टिश्यू को बनाया, इतने सारे अलग अलग टिश्यूज मिलके हमारे एक ऑर्गन को बनाया। और अगर हम इस डिस्कशन को फर्दर डिस्कस करें हम लोग, तो हम ये देखेंगे हमारा स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। हमारा स्टमक जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या क्या चीजें हैं। माउथ है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ स्टमक नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ भी है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन्स भी है। इंटेस्टाइन्स हम लोग दोनों स्मॉल और लार्ज दोनों लेके चल रहे हैं। इसोफेगस मतलब फूड पाइप। अगर हम बात करें तो हम ये भी ले सकते हैं टंग। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से में लीवर भी आता है, पेनक्रियाज भी आता है। तो हम ये देख रहे हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और अगर हम बात करें फर्दर, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किसके हिस्से हैं, तो ये हिस्सा है हमारी बॉडी का, एक ह्यूमन बॉडी का, जो कि एक ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का। अगर ये वहां ना दिख रहा हो तो और अगर हम ह्यूमन बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करें, जो कि हम लोग है भी, तो हम ये नोट करेंगे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है, हमारे पास नर्वस सिस्टम भी है, हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। और भी हम लोग एग्जांपल कुछ करते हैं, जैसे हमारे पास हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम भी है, हमारे पास मस्कुलर सिस्टम भी है एंड सो ऑन। तो हम ये चीज देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स है, और इन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स के मिलाने से ही हम लोग बने हैं, अपनी बॉडी को बनाए हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो इस स्लाइड में आई थिंक कंप्लीट होगा। अगर ना देख पा रहे होंगे लोग तो ऐसे हम लोग बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ सब कोई देख रहे होंगे से कैसे हमारी बॉडी बनी होती है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। जैसे हम लोगों ने देखा से हमारे डिफरेंट सेल्स मिलके हमारे टिश्यू को बनाते हैं, हमारे डिफरेंट टिश्यूज मिलके हमारे ऑर्गन को बनाते हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं, और हमारे ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक क्या बना देते हैं, ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मेरी हमेशा कोशिश ये रही है पहले हम लोग खुद के बारे में जाने, तो इसीलिए एग्जाम्पल भी हम लोग ह्यूमन बॉडी का लिए हैं। आगे हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे फंक्शनल यूनिट के बारे में, सेल को फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, तो बेसिकली हम लोग जो भी फंक्शन करते हैं
जैसे हम सांस लेते हैं, हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो सब बेसिकली सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो खाना खाते हैं उसी का एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग फंक्शनल यूनिट को। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन, हमें जो एनर्जी मिलता है वो मिलता है फूड से, फूड से। पर जब तक इस फूड के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन नहीं हो जाता, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। ऐसा समझेंगे जैसे फूड के अंदर एनर्जी तो है पर वो लॉक्ड फॉर्म में है। इसकी चाबी किसके पास है? ऑक्सीजन के पास है, जो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू प्राप्त करती है। तो ये जो फूड है, हमारा ये जो फूड है, ये जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जैसे ही ये फूड जाता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एक और चीज रिक्वायरमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया को, वो है ऑक्सीजन, वो है ऑक्सीजन। अब जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो जाके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। किस फॉर्म में? तो एटीपी के फॉर्म में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एटीपी क्या होता है नेक्स्ट किसी वीडियो में, पर फिलहाल के लिए समझेंगे एटीपी जो होता है हमारी बॉडी का एनर्जी करेंसी होता है। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे देते हैं और हमें उस हिसाब से सामान मिलता है, वैसे ही हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए हम लोग को कुछ एनर्जी देना होता है। जैसे चलने के लिए कुछ एनर्जी, दौड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी, बोलने के लिए कुछ एनर्जी, चिल्लाने के लिए ज्यादा एनर्जी। तो समझेंगे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग इससे मेजर करते हैं, एटीपी से मेजर करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये किसका स्ट्रक्चर है? तो ये सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है, ये सेल के अंदर होता है, ये सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम ये देख रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन एक फंक्शन है हमारी बॉडी का। तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? सेल के द्वारा किया जा रहा है, सेल के एक पार्ट से किया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। तो हम कह सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मोटे तौर पे फंक्शनल यूनिट को समझने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं, से ऑल द एसेंशियल फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल आर बेसिकली परफॉर्म बाय सेल्स, सो सेल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर ये डेफिनेशन सबको समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो ये टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ सेल। जैसे कि हम लोग जानते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल में हम लोग सबसे पहले डेड सेल्स की बात करने वाले हैं, जो पहले हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। तो एक समय है, टाइम है, जिसे बोलते हैं 1665। इस समय एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई थी, जो है सेल की डिस्कवरी। किनके द्वारा? इनके द्वारा की गई थी। ये कौन है? तो ये है रॉबर्ट हुक, जिनका लाइफ स्पान यहाँ दे रखा है ताकि हम समझ सके ये किस समय के साइंटिस्ट रहे होंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे उनके लाइफ स्पान को दर्शा रहे हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है, इन्होंने क्या किया था, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास में काम कर रहे थे अपना, और उन्होंने ये बात चेक कर रहे थे से मेरा जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, या कह लेते हैं एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ये कितना अच्छा काम करता है। इसके लिए उन्हें कोई सैंपल चाहिए था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था, जो हम लोग काफी बार बुक में पढ़े हुए हैं, इन्होंने कॉर्क सेल को, कॉर्क एक स्लाइस को अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ऑब्जर्व किया, उन्हें हनीकॉम्ब की तरह एक पैटर्न नजर आया, जिसमें उन्होंने सेल को नाम दिया, जिससे उन्होंने सेल का नाम दिया। तो यहाँ पे हम लोग ना सारे इमेजेस को देखने वाले, वो कौन कौन से कॉर्क किसे कहते हैं, उनके द्वारा जो माइक्रोस्कोप था वो क्या था, पर इस स्लाइड में जो कंटेंट है उसके बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं। यह है रॉबर्ट हुक। उसके बाद रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड सेल। पर ये जो सेल था ये कैसा था? ये सेल कैसा था? ये सेल था डेड सेल था, क्योंकि कॉर्क एक प्लांट के छाल से निकाला जाता है। अब इसको हम लोग क्या बात करने वाले, एक और चीज, ये जानकारी हमें मिली कैसे, हम ये बात जानते कैसे हैं? तो इन्होंने क्या किया था 1665 में ही, इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जनवरी 1665 में एक बुक पब्लिश की थी। उस बुक का नाम है माइकोग्राफिया। इस बुक में इन्होंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखाए थे। इसी ऑब्जर्वेशन को हम लोग आज सेल के नाम से देखते हैं। तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आया। इस स्लाइड में बस 2-3 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, वो क्या है?
तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में। और ये जो सेल था ये कैसा था? डेड नेचर का था, डेड सेल था। बुक कब पब्लिश की थी इन्होंने? तो जनवरी 1665 में। बुक का नाम क्या था? तो माइकोग्राफिया। माइकोग्राफिया बुक का नाम था और ये रियल बुक का फ्रंट कवर है। तो बच्चे जान सके से वो कौन सी बुक थी, कैसी दिखती थी, कब छपी थी, उस समय की ये बात है। उस समय यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रहा होगा, लंदन। उस समय लंदन सोसाइटी एक बहुत बड़ी एम्पायर की तरह थी। तो लंदन सोसाइटी को सारी बातें पब्लिश करनी पड़ती थी इन लोगों को। तो इनके बारे में ये है लंदन सोसाइटी। एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी अपने बहुत सारे रिसर्चेस को लंदन सोसाइटी को ही भेजा था, जो आज हमें पढ़ने को मिल जाएगा इंटरनेट के थ्रू। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या बातें थी। तो ओके दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हम लोग ना कॉर्क वर्ड को समझने के लिए दो पिक्चर्स यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। कॉर्क क्या होता है? तो कॉर्क जो होता है पेड़ों के छाल से प्राप्त की जाती है। जैसे अगर ये कोई पेड़ है, इसके ऊपर एक छाल है, अब इस छाल को हटा देते हैं तो ये जो अंदर का ये जो गुद्देदार हिस्सा रहेगा, जो कि डेड है वैसे, तो ये जो पार्ट है इसे हम लोग कॉर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक व्यक्ति है जो पेड़ से छाल को हटा रहा है। एक व्यक्ति जो पेड़ से छाल को हटा रहा है, इस छाल की हम लोग देखें ना, थोड़ी मोटाई है इस छाल में, ये थोड़ी मोटाई है। इसी से हम क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में कॉर्क को तैयार करते हैं। है तो कॉर्क ही, पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कुछ ढक्कन तैयार करते हैं जो वाइन के बोतलों पे लगा सकते हैं, होम्योपैथी की दवाइयों पे लगे हुए देखे होंगे हम लोग। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कॉर्क के सहारे हम बनाते हैं। या आज भी जो बहुत महंगे वाइन कंपनियां हैं, वो ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, हैंडमेड चीजें ज्यादा पसंद करते हैं उसके कस्टमर। तो वो क्या करते हैं, ऐसे पैकिंग करते हैं, ऐसे सील करते हैं बोतलों को। अब जाहिर सी बात है, अगर हम सिर्फ ऐसे करके छोड़ देंगे तो एक प्रेशर अंडर में जो प्रेशर बिल्ड होगा उससे निकल जाएगा। तो करते क्या है वो लोग, करते क्या है, इसके ऊपर वायर लगा देते हैं ऐसे। इसके ऊपर वायर्स होते हैं। ये वायर्स जो होते हैं आपस में इस तरह बुने होते हैं से खुले नहीं, इस तरह बुने होते हैं से आपस में ये खुले नहीं, और ये फिर यहाँ से कनेक्टेड होते हैं और ये सील्ड होता है। एक यहाँ से भी होगा और एक पीछे से भी, ऐसे पीछे की तरफ भी। तो ये क्या होता है, सील्ड होते हैं। तो वही जब उन लोग को खोलना होता है, यहाँ से ये प्रेशर, ये खोलते हैं, अनवाइंड करते हैं, ये प्रेशर रिलीज होता है, खुद ब खुद बाहर निकल आते हैं। तो काफी ट्रेडिशनल दिखने के लिए ऐसा किया जाता है। पर हमें यहाँ पे समझना क्या है, कॉर्क क्या होता है। तो हम ये क्या समझे, पेड़, अगर ये पेड़ है मेरा हाथ और इसके ऊपर एक छाल है, अगर इस छाल को हटाते हैं तो ये जो गुद्देदार हिस्सा बचेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। जो कि एक हम यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्क से बना हुआ एक ढक्कन है जो वाइन के बोतल के ऊपर लगाया गया है। ये है जहां से हम कॉर्क निकालते हैं। तो ये तो रही बात कॉर्क की। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे रॉबर्ट हुक के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग ये पढ़े थे, उन्होंने अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक स्लाइस को देखा था। अब ये जो ऑब्जर्वेशन था ये पूरी तरह चांस ऑब्जर्वेशन था। चांस ऑब्जर्वेशन का मतलब है उन्हें कोई ना कोई सैंपल चाहिए था जिससे वो क्या कर सके, ऑब्जर्वेशन कर सके से उनका ग्लास काम कैसे कर रहा है, या उनका जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है ये काम कैसे कर रहा है। तो एक चांस ऑब्जर्वेशन था। उन्होंने कॉर्क का एक टुकड़ा लिया, इसके अंदर रखा और वॉच किया। जब उन्होंने वॉच किया तो उन्हें ऐसे कुछ पैटर्न नजर आए। तो हम लोग कॉपी में कैसे बनाते हैं, जैसे ये पैटर्न्स अगर हम गौर करें इनको, हम लोग कॉपी में कैसे बना सकते हैं इसको, तो हम ऐसे बनाते हैं। कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। समझने के लिए इतना काफी होगा। एक यहाँ पे और बनाते हैं कुछ। ओके, तो हम लोग कॉपी में ऐसे बना सकते हैं इस डायग्राम को। तो सेल जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया था, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ एक कंपार्टमेंट को लेके चलते हैं, इसको फोकस में इसे रखते हैं हम लोग। हम ये गौर करेंगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर है एक बी हाइव की तरह है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह। इसमें से अगर हम गौर करते हैं इस पार्ट को, इस पार्ट को गौर करते हैं
तो गौर करने पे हमें पता चलेगा ये होता है क्या, बी हाइव में प्रत्येक जो खंड होता है ये क्या होता है, एक मधुमक्खी के रहने का घर होता है। तो एक छोटा सा कमरा होता है, ये हम कह सकते हैं, ये जो पार्ट है हम जो देख रहे हैं इसे हम कह सकते हैं एक छोटा सा कमरा कह सकते हैं। यहां लिख देते हैं हम लोग ए लिटिल रूम, लिटिल रूम है। तो रॉबर्ट हुक जो भाषा वहां पे इस्तेमाल होती थी वो थी लैटिन भाषा, जो कि रोम में बोली जाती थी। रोम आज इटली की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इटली इज रोम। जहां पे पहले एक भाषा बोली जाती थी इटली, आज लगभग लगभग ये भाषा अब कहीं नहीं बोली जाती। कुछ ही जगह है जहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन है, इसके अलावा कहीं नहीं बोली जाती। तो लैटिन भाषा में, तो लैटिन लैंग्वेज में, ये शायद ना दिख रहा हो बढ़िया से तो हम इसे रब करते हैं हम लोग। तो देखेंगे क्या हम लोग, जो रॉबर्ट हुक जो भाषा यूज करते थे वो लैटिन था, जो कि रोम में बोली जाती थी, जो कि आज इटली की राजधानी है। स्पेलिंग भूल के बताओ। तो हम देखेंगे क्या, रॉबर्ट हुक जो भाषा बोलते थे वो लैटिन था, जो कि रोम में बोली जाती थी। अब लैटिन भाषा में जो अ लिटिल रूम है, इसका जो एक वर्ड था वहां पे, उस वर्ड का नाम था सेल्यूला। और इसी वर्ड का जब इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तो हम लोग क्या जाने, सेल नाम, उस चीज को हम लोग क्या दिए, सेल्यूला का, सेल्यूला को हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में क्या नाम दे दिया, सेल। और इस सेल्यूला का मीनिंग क्या था, अ लिटिल रूम, यही मीनिंग था। तो उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इस कॉर्क सेल को देखा अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में, तो उन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आया जिसे हम कॉपी में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से एक पे अगर हम फोकस करें जो कि एक बी हाइव की तरह है, तो एक पे फोकस करें तो ये एक छोटा सा कमरा नजर आएगा जो कि एक मधुमक्खी के रहने का घर है। तो एक छोटा कमरा लैटिन भाषा में बोला जाता था सेल्यूला, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है, सेल है। तो आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी और सेल को नाम कैसे मिला था। अब हम लोग बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट की, जिनका डिस्कवरी ऑफ सेल में काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। और वो जो व्यक्ति थे वो थे एंटोन वैन ल्यूवेनहुक। इनको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो थे ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को हम लोग जानते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो है ये है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनका भी हम लोग लाइफ स्पैन दे रखे ताकि हम समझ सके ये किस टाइम पीरियड के साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो क्लासेस में नहीं बताई जाती जनरली वो ये है, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की खोज की थी। लिविंग सेल की खोज की थी, और कब की थी, तो की थी 1674 में। मतलब रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के लगभग 9 साल बाद इन्होंने क्या किया था, एक लिविंग सेल को खोज किया था। अब ये जो लिविंग सेल था वो कौन सा था, ये लिविंग सेल था एक बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया था। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा, एबी ल्यूवेनहुक जिसे हम लोग बोलते हैं, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा और भी चीजें डिस्कवर की गई थी उसी समय के लगभग, जैसे आरबीसी, जैसे स्पर्म सेल। तो हम एक बात नोट करेंगे, काफी समय पहले, इस समय के लगभग उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करी थी, इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा गया है। अब जो इस सेल टॉपिक से रिलेटेड बात है इनके बारे में वो ये है, ये क्या करते थे, रॉयल सोसाइटी लंदन को लेटर्स के जरिए अपना मैसेज देते थे।
से हमने ये डिस्कवर किया अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, मैंने ये देखा से एक झील में एक चमकता हुआ चीज था जिसे ऑब्जर्व करने पे वो मूव कर रहा था, तो जो आगे चल के बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या किए, इन्होंने कोई बुक लिखी नहीं थी, पर रॉयल सोसाइटी को ये बहुत सारे खत लिखते थे से उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है। एक समय रॉयल सोसाइटी ने क्या किया, इनके सारे लेटर्स को एज अ बुक पब्लिश कर दिया और उस बुक का नाम पड़ा। थैंक यू एवरीवन वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। जो भी इसमें सुधार हो कमेंट में मेंशन करें, उस पर काम किया जाएगा, जरूर किया जाएगा, ताकि हम लोग क्वालिटी अपनी इम्प्रूव करती रहे। कंटेंट्स की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, सब पे हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ पे बच्चे भरोसा कर सके। से यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट्स पढ़ाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे और डाउट्स को भी लिए जाएंगे। तो इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को इतना प्यार देने के लिए, कंटेंट्स को इतना प्यार देने के लिए। तो अगर चैनल पे नए आए हैं सभी कोई, तो सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग और ज़्यादा कंटेंट्स ला सके, और वीडियो पे लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, इससे काफ़ी बूस्ट मिलता है ताकि हम फिर से वीडियो बना सके आगे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।